हाय व्यूअर्स, दिस इज मेरी बाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। सर बहुत शुक्रिया, आज हमें ज्वाइन किया है दिविक कुमार जी ने। सर बहुत शुक्रिया हमारे व्यूअर्स के लिए आपने टाइम निकाला। थैंक यू, शुक्रिया मुझे बुलाने के। दिविक जी, आपको पता है कि कल एक बहुत ही बड़ी इंडिया की इसरो ने एक बहुत बड़ा लैंडमार्क अचीव किया है। इंडिया की इसरो में जो चंद्रयान 3 मिशन था वो सक्सेसफुली लैंड कर गया और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? चंद्रयान की जो कल सक्सेस हुई है वो एक हिस्टोरिक सक्सेस है। हिस्ट्री में कल इंडिया ने सिर्फ अपना नाम भी लिखवाया है, हिस्ट्री बनाई भी है, रिकॉर्ड भी बनाया। और जो इसरो और इसरो के 20,000 साइंटिस्टों की जो मेहनत है, कल उस मेहनत का रंग लाया है। और जितने इंडियंस हैं उन सबको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि हर इंडियन की भी इसके पीछे उतनी ही मेहनत है, भले इनडायरेक्टली हो, क्योंकि बिकॉज दे आर टैक्स पेयर्स, प्लस दे वर इमोशनली इन्वेस्टेड इन दिस चंद्रयान 3 मिशन ड्यू टू फेलियर ऑफ चंद्रयान 2। प्लस मैं ट्रिब्यूट भी देना चाहूंगा डॉक्टर एपीजे कलाम को, विक्रम साराभाई को। अ, साथ में एक इंस्टीट्यूशन का नाम हमारा लेना बहुत जरूरी है, जो कि बैकबोन स्टार्टिंग से रहा है इंडिया की स्पेस डिपार्टमेंट का, टाटा फंडामेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट। और मैं अटल बिहारी वाजपेयी का भी मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा, उनको भी ट्रिब्यूट देना चाहूंगा, क्योंकि 1999 में 26 जनवरी को उन्होंने इस मून मिशन की अनाउंसमेंट की थी। और उन्होंने कहा था कि अब हम चंद्रयान नाम का मिशन भेजेंगे। और वो मिशन फिर 2008 में चंद्रयान 1 भेजा गया। और उसकी वीडियो मैं आपको दूंगा 20 सेकंड की रेबा, तो आप उसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। रुपए हो गया है। विज्ञान के क्षेत्र में भारत एक ऊंची उड़ान लेने के लिए तैयार है। मुझे ये बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि सन 1908 से पहले भारत चंद्रमा पर अपना अंतरिक्ष यान भेजेगा। इसका नाम होगा चंद्रयान 1। अटल बिहारी वाजपेयी की, जो जहां पर उन्होंने अनाउंसमेंट की है। प्लस आप देखें ना, ये जो कल सक्सेस हुई है ना, ये इंडिया के इतने आगे जाके फोरम खोलेगा, इतने रास्ते खोलेगा, इतने बंद दरवाजे खोलेगा। कुछ दरवाजे जो हैं भी नहीं वो भी बनाए जाएंगे सिर्फ इंडिया के लिए, जिसकी कोई हद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिक्स में बात हो रही है, रशिया ने बोला कि ब्रिक्स नेशंस का अपना स्पेस स्टेशन होना चाहिए। और इसके अलावा अगर हम कोई और एग्जांपल देते हैं, तो जैसे अमेरिका की स्पेस फोर्स है, इंडिया ने भी अपनी स्पेस फोर्स अनाउंस की है कुछ महीनों पहले, 7-8 महीने हो गए, तो उनकी कोलैबोरेशन हो सकती है। जापान इज ऑल्सो ऑलरेडी अ पार्टनर इन चंद्रयान 4। यूएई ने लास्ट टाइम पार्टनर किया था जापान के साथ, इस बार शायद इसरो के साथ कर ले। इसराइल भी फेल हुआ था साउथ पोल पे, तो वो खुलेंगे एवेन्यूज। प्लस इंडिया के इसरो का फ्यूचर तो बड़ा ब्राइट है। अभी तो मिशन लाइन अप हुए हैं, मैं अगर आपको सिर्फ 2 साल के गिनवा देता हूँ। सितंबर में आपका, पता नहीं यार कभी 26 जनवरी 26 अगस्त था पहले, अब शायद सितंबर में आदित्य L1 सोलर मिशन। फिर इनका जो प्राइवेट अग्निकूल स्टार्टअप है उसका रॉकेट का मिशन है। दिसंबर में निसार छोड़ रहे हैं, जो नासा के साथ जॉइंट वेंचर कॉपरेशन में है। उसके बाद इनका चंद्रयान 4 है, मंगलयान 2 है अगले साल। प्लस शुक्रयान है जो वीनस का मिशन है। 25 में इनका गगनयान है, 30 में इनका स्पेस स्टेशन का है। ये मैंने आपको 2 साल के मिशन गिनवाए सिर्फ, 25 की शुरुआत तक, उसके आगे के मैंने नहीं गिनवाया। नहीं तो इसरो के 32-33 तक मिशन प्लान है, तैयार है। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि इसरो का फ्यूचर कितना ब्राइट है। और कल इन सारे मिशन का नाम भी मोदी जी ने लिया, जो उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया 10 से 11 मिनट की स्पीच में। और उन्होंने कहा मेरा पूरा साथ है, पूरे देश का आपके साथ सपोर्ट है, बैकिंग है, आप लोग आगे बढ़े और काम करते जाएं। उन्होंने फिर नाम भी लिया अलग अलग मिशन के इस तरीके से। तो आप और देखें, जो इंडिया कर रहा है इसका फल तो पूरी मैनकाइंड को मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया को मिलेगा। बात वो फिर अलग है कि पाकिस्तान वो फल खाना चाहता है नहीं खाना चाहता, वो पाकिस्तान की मर्जी है। पर जो भी डेटा वहां से आएगा, जो फ्यूचर में इन्वेंशन उस डेटा के बेसिस पे होंगी, कोई थ्योरियां बनाई जाएंगी या कुछ गैजेट्स बनाए जाएंगे, उन सबका लाभ तो पूरे मैनकाइंड को ही होगा। पानी मिल जाता है, कल कॉलोनाइजेशन होती है, कोई स्पेस स्टेशन बनते हैं या माइनिंग होती है, मिनरल्स वापस लाए जाते हैं, कोई प्रीशियस मिनरल मिल जाता है, तो जाहिर सी बात है उसकी भी जो सारी फायदा है वो तो पूरी दुनिया को ही मिलेगा। बात यह कि माध्यम इस बार इंडिया बना है, द फोर्थ कंट्री टू लैंड ऑन मून, फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन द साउथ पोल। ये जो अपने आप में एक बहुत बड़ी रिकॉर्ड है, हिस्ट्री है, नाम लिखवा चुका है और अमर हो चुका है हिस्ट्री में।
इंडिया। बिल्कुल सर, ये तो बात आपने ठीक की है। सर वर्ल्ड लीडर्स ने भी इंडिया को बहुत ज़्यादा कांग्रेचुलेट कहा। कहाँ पर वर्ल्ड लीडर्स अपनी-अपनी एक मतलब इनोवेशन में आगे थे। आज इंडिया की इसरो पर पूरी दुनिया की नज़रें थी। इवन कि चंद्रयान 3 जब लॉन्च हुआ, लॉन्च होने के सफ़र से सक्सेसफुली लैंडिंग में पूरे वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी नज़र थी इंडिया की इसरो पर कि फेल हो जाएगा चंद्रयान 2 की। इस तरह की बहुत सी बातें मैंने सुनी इंटरनेशनल लेवल पर। लेकिन इसरो ने वो कर दिखाया जो वो करना चाहता था और सक्सेसफुली लैंड कर गया इंडिया का इसरो। सर आप क्या कहना चाहेंगे कि वर्ल्ड लीडर्स भी अब इंडिया को डिनाई नहीं करते, इंडिया की बात का वज़न रखते हैं, यानी कि इंडिया को कांग्रेचुलेट कह रहे हैं, इंडिया की ये ह्यूज सक्सेस पर। क्या कहेंगे नासा के जो चीफ हैं उन्होंने भी सक्सेसफुली जो है इस पर बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट किया, इसरो को बहुत ज़्यादा कांग्रेचुलेट किया। रशिया के जो है प्रेसिडेंट उन्होंने भी बड़ा ज़्यादा एप्रिशिएट किया। क्या कहेंगे? नहीं, इसके ऊपर कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा। 120 कंट्रीज के करीब ऑफिशियल्स ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है, और उसके बाद दुनिया में जितनी स्पेस एजेंसीज है उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया है। प्लस जो दुनिया के बड़े बिजनेसमैन हैं, जो जियो पॉलिटिकली बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया है। और फिर इंडिया के अंदर तो इंडिया के बिजनेसमैन, इंडिया के टाइकून्स, इन सब ने तो किया ही किया। तो बस यही कहना चाहूंगा, इसके अलावा तो उसके अंदर कुछ कहने को है ही नहीं। जाहिर सी बात है कि कामयाब होना था तो दुनिया ने कॉन्ग्रेचुलेट करना था, नहीं होता तो फिर हम बात करने जैसी थी। सही हो गया। अच्छा दिव्यक, क्या फ्यूचर है इंडिया की इसरो का, और पाकिस्तान की स्पार्को कहाँ पर पीछे रह गई? क्यों, क्या कहेंगे इस बारे में? यार मेरे को भी नंबर्स याद नहीं है, बट पता नहीं क्या 2025 तक के 2030 तक है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है 25 है कि 30 है। तो इंडिया की स्पेस इकोनॉमी या जो स्पेस का जो मार्केट शेयर होगा वो करीब $1 ट्रिलियन तक होगा। पता नहीं 30 है, 25 है, 32 है, मैं साल भूल गया हूँ, पर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी, स्पेस इकोनॉमी। जो स्पेस का मार्केट शेयर होगा वो इतना होगा। तो अब ये है इंडिया का फ्यूचर, एंड इट इज ऑलरेडी द फोर्थ मोस्ट सक्सेसफुल। और जाहिर सी बात है, जिस दिन चाइना के डॉक्यूमेंट्स बाहर निकलेंगे तो पता चला कि चाइना चौथे क्या पांचवें छठे कहीं पे भी नहीं आता। चाइना पे, और चाइना पे मुझे टक्के का भरोसा नहीं है, चाहे चाइना के लोग हों, चाहे चाइना की गवर्नमेंट हो, क्योंकि वो उधर हर चीज कंट्रोल है। उधर तो वो सांस को भी कंट्रोल करते हैं कि कितनी सांस लेनी है। और अगर अमेरिका जाए तो अमेरिका के डेमोक्रेट्स पे मुझे टक्के का भरोसा नहीं है। वहां पे लोगों के पे तो बंदा फिर भी थोड़ी बहुत भरोसा कर लेता, पर उनके डेमोक्रेट जो पॉलिटिशियंस हैं, डेमोक्रेट के स्पेशली, उन पे तो मुझे 1% का भी भरोसा नहीं है। सही हो गया सर। अच्छा सर, क्या कहेंगे कि आने वाले टाइम में क्या इसरो जो है वो नासा की जगह ले लेगा? क्योंकि एक टाइम था जब कहा जाता था नासा नासा, पूरी वर्ल्ड में नासा का डंका बजता था, और आज इसरो का बज रहा है। क्या आने वाले टाइम में या अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है, क्या इसरो ने नासा को बीट कर दिया है? क्या कहेंगे? इसका जवाब मैं 2 साल बाद दूंगा, एग्जैक्ट टाइमलाइन के साथ आपको समझाऊंगा। अभी ना मुझे टाइमलाइन पता है। हाँ, इतना पता है कि वक्त आएगा, वो वक्त कब आएगा, कैसे आएगा, क्यों आएगा, क्या तरीका होगा, वो मुझे अभी नहीं पता। कम से कम 2 साल बैठे, क्योंकि 2 साल में ये इसरो बहुत कुछ ऐसा अचीव कर लेगा जो नासा अचीव कर चुका है, फिर हम बात कर सकते हैं उसके ऊपर। अच्छा सर, अब आपको पता है कि ब्रिक्स समिट जो है वो चल रहा है, और जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी शिरकत की है। आप इस बारे में क्या कहेंगे कि मोदी जी ने इस ब्रिक्स समिट में क्या इनिशिएटिव लिया है और क्या लेने जा रहे हैं? क्या कहेंगे आप? देखिए, मोदी जी ने द ब्रिक्स समिट में पहली पहली चीज तो उन्होंने अ, जो ब्रिक्स की करेंसी की बात हो रही थी उसको तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। उसकी 2 वजह है। पहली चीज, ब्रिक्स की जो करेंसी है उसको इंपॉर्टेंस क्यों दी जाए, इंडियन रुपी को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, यू शुड नॉट ओपन ऑल द फ्रंट ऑफ वॉर्स। जब जंग लड़ी जाती है तो ये नहीं है कि चारों तरफ से जंग लड़ रहे हो, एक साइड आपको सिक्योर भी रखनी चाहिए। तो ये मेरा इशारा अगले साल के इलेक्शंस की तरफ है, और हाउ द डीप स्टेट एंड कबाल आर एट वॉर विद मोदी। अब इसमें एक्सपेंशन की बात आ जाती है। चाइना बोल रहा था एक्सपेंशन करो, फटाफट करो, रातों रात करो, लेकिन बाकी चारों ने मिलकर बोला कि नहीं, रातों रात नहीं होगा, और तो एक चाइना की मर्जी से नहीं होगा।
मोदी जी ने बोला कंसेंसस पे होगा, जब ऐसे मेंबर को हम ऐड करेंगे जिस पे हम पांचों की रजामंदी होगी, प्लस एक पूरा प्रोसीजर होगा, प्रोटोकॉल होंगे, फ्रेमवर्क होगा, उसके तहत कोई भी मेंबर अगर आना चाहता है तो उसके तहत वो पूरा फॉलो करके आएगा। ये चाइना तुम अपनी मर्जी से कोई भी किसी को भी रातों रात मेंबर नहीं बना सकते। ये बात, और इस पे ये चारों मुल्क एग्री होते हैं। वैसे ही होता है, जो स्टैंड है वो पहले इंडिया ने लिया, उसके साथ फिर ब्राजील एग्री करता है, फिर उसके साथ साउथ अफ्रीका एग्री करता है, फिर रशिया भी एग्री करता है, क्योंकि चाइना वॉज ट्राइंग टू मेक ब्रिक्स ऑल्सो चाइनीज डोमिनेंट ग्रुप। ब्रिक्स की कामयाबी की बात करें तो ब्रिक्स ऑलरेडी G7 को क्रॉस कर चुका है। ब्रिक्स की जो कलेक्टिव जीडीपी, पॉपुलेशन, शेयर इन ट्रेड, शेयर इन एक्सपोर्ट्स वगैरह, ये सब G7 से ज्यादा है उन 7 मुल्कों से जो डेवलप कंट्री के हैं। प्लस ब्रिक्स में एक ब्रिक्स में मोदी जी ने एक और बात की कि ब्रिक्स शुड लुक एट द कॉपरेशन एंड ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी फॉर ग्लोबल साउथ कंट्रीज, प्लस द ट्रेड विथ इन ग्लोबल साउथ कंट्रीज। मतलब अफ्रीका, स्पेशली उन्होंने नाम लिया अफ्रीका की ट्रेड बाकी ग्लोबल साउथ कंट्रीज के साथ मजीद और बढ़नी चाहिए, रादर देन के दुनिया का हर ग्लोबल साउथ की कंट्री यूरोप और अमेरिका पे इतना डिपेंडेंट है ट्रेड पे कि वो ट्रेड को भी उन्होंने वेपनाइज कर दिया। इसके बाद मोदी जी ने बहुत सारी चीजें आगे, बहुत सारे ऐसे एजेंडा बताए जो उन्होंने आगे एजेंडा रखे, और उसके ऊपर कुछ चीजों पे कंसेंसस बना, कुछ पे एक दो पे नहीं बना, पर इवेंचुअली सब पे बन जाएगा। तो एक था जैसे रिफॉर्म्स इन यूएनएससी में रिफॉर्म्स होने चाहिए, आपके WTO में रिफॉर्म्स होने चाहिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म होने चाहिए जो IMF, वर्ल्ड बैंक, ADDP वगैरह है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इंटरनेशनली हमें ट्रेडिशनल मेडिसिन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। ट्रेडिशनल मेडिसिन इज आयुर्वेदिक, उसमें इंडिया लीडर है दुनिया का। सेकंड, अगर ट्रेडिशनल से थोड़ा सा आप थोड़ा नीचे आ जाए और सेकंड नंबर पे जेनरिक आ जाता है, उसमें भी इंडिया लीडर है। इंडिया मुझे सुनने में आया इंडिया बहुत जल्द ये जन औषधि केंद्र भी खोलने वाला है अफ्रीका में, जैसे इंडिया में खुले हैं जेनरिक मेडिसिन स्टोर्स। तो वो चीजें आप देखेंगे, उसको वो उन्होंने प्रमोट किया। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने ऑफर किया है टू ऑल द ब्रिक्स कंट्रीज, जो UPI, GST और ये सारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडिया स्टैक जिसे कहते हैं, ये सारा ऑफर किया है मोदी जी ने। एजुकेशन, स्किलिंग, मोबिलिटी पैक्स विद इन दीज 5 कंट्रीज, उसके ऊपर जोर दिया है। उसके अलावा उन्होंने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बात की कि इन 5 मुल्कों में बिग कैट्स बहुत ज्यादा हैं, लायन, टाइगर्स, लेपर्ड्स, चीतास। तो इनकी जो प्रिजर्वेशन और इनकी जो सुरक्षा वगैरह, उसके ऊपर ध्यान दिया जाए, 5 कंट्रीज मिलके। तो वो एक अलायंस की बात की है। ऐसे इन्होंने 2-3 चीजों पे और उन्होंने एजेंडा उठाया, उन पे और बात की। और आप ये देखें कि 45 मुल्कों को बुलाया गया था, अराउंड 40 वर फ्रॉम अफ्रीका एंड 5 to 6 वर फ्रॉम नॉन अफ्रीकन। एक कोई साउथ अमेरिका से थे, बाकी बांग्लादेश था एक, मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद ईरान भी था, ठीक है, पैलेस्टीन था। तो अब पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया। अब मैं अगर पाकिस्तान की बात करूं, उसके अंदर ऐड करूं, तो पाकिस्तान की मैं एक चीज आपको मैं क्लियर कट समझाऊं। पहली बात, जिस भी मुल्क को इनविटेशन मिलती है पहले उसको अप्लाई करना पड़ता है। तो पाकिस्तान ने अप्लाई किया नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान में 50% लोग बोलते हैं अप्लाई किया, 50% बोलते हैं हमने अप्लाई नहीं किया। ठीक है, तो हम इधर ही हम लोग बटे हुए। पहली चीज तो अप्लाई करोगे तो इनविटेशन आएगी। अब हम पार्ट 2 पे आ जाते हैं। पार्ट 2 में फॉर एग्जाम्पल अप्लाई किया है पाकिस्तान ने। ब्रिक्स ग्रुप की फिलोसफी क्या है? अपकमिंग ग्रोइंग इकोनॉमीज। पाकिस्तान ग्रो कर रहा है कहीं पे भी? तो आप उसकी फिलोसफी भी नहीं उतर रहे ग्रुप की। सेकंड, अगर फॉर एग्जांपल आप ग्रो भी कर रहे हो तो दूसरा क्या आता है? रिक्वायरमेंट आ जाती है। रिक्वायरमेंट क्या है? फुल मेंबर तो कोई भी नहीं बन सकता, फुल मेंबर ये 5 ही रहेंगे बड़े, ठीक है। तो इन लोगों ने 50 इन लोगों ने $20 बिलियन ईच इन लोगों ने सबमिट करने थे न्यू डेवलपमेंट बैंक में, जो ब्रिक्स की अपनी एक बैंक है। इसके बाद जो एसोसिएट मेंबर है, जैसे UAE है, ब्रिक्स का एसोसिएट मेंबर ऑलरेडी बन चुका है। ऐसे एसोसिएट मेंबर्स को $10 बिलियन जमा करवाने। मैं कहता हूं 10 को भी छोड़ दें, पाकिस्तान $5 बिलियन भी जमा करवा सकता है। तीसरी चीज, ब्रिक्स में जाके व्हाट कैन पाकिस्तान ऑफर टू द ब्रिक्स नेशंस या ग्लोबल साउथ। अब ब्रिक्स ने तो सीधी सी ओपनली कहा है कि वी वांट टू इंक्रीज द कॉपरेशन, ट्रेड एंड कोलैबोरेशन विद ग्लोबल साउथ एंड विद इन ग्लोबल साउथ कंट्रीज।
पाकिस्तान जब ग्लोबल साउथ कंट्रीज का जो इंडिया ने किया जनवरी में, पाकिस्तान ने तो उसके ऊपर कुछ बोला भी नहीं। चलो इंडिया ने नहीं बुलाया, ठीक है, इंडिया ने तो ओपनली कहा हम आइसोलेट करेंगे, क्या पाकिस्तान ने बोला कि हमें क्यों नहीं बुलाया, हम भी तो ग्लोबल साउथ में आते हैं? पाकिस्तान से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी नहीं गई इस चीज पे। तो व्हेन यू ओन सेल्फ आर नॉट इंटरेस्टेड इन समथिंग, व्हाई शुड वर्ल्ड कॉल यू? और पहली चीज तो आप ब्रिक्स में जाना चाहते हैं, आप इधर जाना चाहते हैं, जो आपके पास घर में आप उस पर क्या कर रहे हैं? ईरान की पाइपलाइन आपने कैंसिल कर दी क्योंकि इंडिया को ऑयल मिल जाएगा। अगर आज इंडिया उस प्रोजेक्ट में होता तो अमेरिका क्या इंडिया पे प्रेशर डाल सकता जैसे उसने आज पाकिस्तान पे डाला? वो पाइपलाइन भी बनती और सारा प्रेशर भी इंडिया लेता। तापी गैस पाइपलाइन वो हमने रोकी भी है क्योंकि इंडिया को गैस सस्ती मिल जाएगी, नहीं वो हवा में से जा रही है, पाकिस्तान से नहीं जाएगी पाइपलाइन, पाकिस्तान को गैस फ्री में नहीं मिलेगी। तो वो दिमाग बंद है। सार्क था, हर चीज में सार्क में अड़ी डाल के पाकिस्तान बैठ जाता था, तो इंडिया ने बोला ठीक है तो मैं अड़ी डालनी, हम सार्क ही नहीं होने देते। 3-4 सालों में सार्क की मीटिंग ही नहीं हुई है। वो अब इंडिया बिम्स्टेक करता है, सार्क की सारी कंट्रीज पाकिस्तान को छोड़ के बाकी सब तो बिम्स्टेक में, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, ये सब उधर चले गए, बांग्लादेश वगैरह बिम्स्टेक का पार्ट है। तो हमने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, हम बाहर क्या जाए, जो हमारे घर में चीजें ऑलरेडी हमारे पास थी या हैं, हम उनको ही बिगाड़ते जा रहे हैं, उन्हीं पे ध्यान हमारा है नहीं, तो हम आगे की क्या बात करेंगे? ठीक है, आगे क्या करेंगे? अब आखिरी चीज जो मैं ब्रिक्स के बारे में बताना चाहता हूँ, ब्रिक्स के ऊपर एक और चीज ये है कि शी जिनपिंग ने रिक्वेस्ट की थी, चाइना से रिक्वेस्ट आई थी मोदी जी के साथ बायोलेटरल मीटिंग की, तो कल के दिन में तो हुई नहीं। आज आखिरी दिन है, आज शाम को तो मोदी जी उड़ जाएंगे ग्रीस के लिए, तो लेट्स सी आज होती है नहीं होती। बट इस मीटिंग के पीछे चाइना की बड़ी मजबूरियां हैं, चाइना की लाचारी भी है, जरूरत भी है। तो दिस मीटिंग इज मोर क्रूशियल फॉर चाइना रादर देन इंडिया। तो इधर जो इस मीटिंग में जो बॉल होती है ना, वो इंडिया के कोर्ट में। तो लेट्स सी तो क्या सर होता है। मजबूरी क्या है चाइना की आखिर? आपको नहीं पता, इकोनॉमी डूब रही है उसकी, अनएम्प्लॉयमेंट, यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट 21.4% है, इकोनॉमी उसकी डूब रही है, डेट टू इक्विटी रेशियो 320% को क्रॉस कर गया है, करेंसी उसकी है नहीं, पोर्ट्स उसके 50% ऑक्यूपेंसी पे चल रहे हैं। शंघाई पोर्ट्स जो है चाइना का, वो उसका 20 साल का रिकॉर्ड है, 20 साल में उसका एक दिन भी खाली नहीं है, वो आज 50% ऑक्यूपेंसी पे चल रहा है, उसके एक्सपोर्ट्स गिर रहे हैं 3 साल से लगातार। दुनिया का ट्रस्ट उससे उठ गया, आइसोलेट हो गया है। दोस्त के नाम पे एक नॉर्थ कोरिया, एक पाकिस्तान है, और एक वक्ती तौर पे कुछ 5-6-10 साल के लिए रशिया है, क्योंकि रशिया वक्ती दोस्त है, उसके बाद रशिया भी दोस्त नहीं रहेगा इनका। तो आप ये देख लेना, ये है उनकी मजबूरियां। स्टैंड ऑफ लगा के बैठे हुए, 14 मुल्कों के साथ बॉर्डर, 22 मुल्कों के साथ पंगे किए हुए, एक मुल्क छोड़ के अगले मुल्क के साथ भी पंगा है इनका, ये तुम्हारी जमीन हमारी। ये तो रशिया की जमीन भी क्लेम करते हैं चाइना। तो आपको जितना ये अच्छा लगता है ना हंकी डोरी के चाइना और रशिया की दोस्ती है, कोई दोस्ती है, वक्ती तौर पे दोस्ती है। फिलहाल इनका जो म्यूचुअल दुश्मन है वो अमेरिका है। जिस दिन अमेरिका रशिया की दोस्ती हो गई, फिर मैं भी देखता हूँ कि रशिया और चाइना की कितनी दोस्ती रहती है, क्योंकि चाइना क्लेम्स सम टेरिटरी ऑफ रशियन लैंड। तो आप इस चीज को बोले नहीं, और न्यूक्लियर वॉर होते होते रही है। आज से 50 साल पहले रशिया वॉज गोइंग टू अटैक चाइना विथ न्यूक्लियर वेपन्स, अमेरिका ने रोका था रशिया को, यूएसएसआर तब का। तो ये बहुत इश्यूज हैं। और आप स्टैंड ऑफ देख लें, ताइवान का मसला, पिछले साल 8,500 कंपनियां लिख ली पिछले पूरे साल में, और ये चाइना की अखबार बोलती है, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट। मतलब चाइना जो बोलता है उसका 3 गुना तो पक्का लेके चलो। वो 8,500 अगर वो बोल रहे हैं, तो मैं अपने दिल में 22-20 हजार लेके चल रहा हूँ, मैं इससे कम तो लेके मैं नहीं चल रहा, क्योंकि चाइना हर चीज डाउन प्ले करता है, अंडर प्ले करता है। तो चाइना के बहुत सारे मसले हैं, चाइना का आपको अंदाजा भी नहीं है। अमेरिका ने सैंक्शंस, दुनिया ने इतने सैंक्शन चाइना के ऊपर वो अलग अलग ट्रेड पे लगा दिए, शिंजियांग प्रोविंस पे सैंक्शन लगा दिए, शिंजियांग में जो भी चीज मैन्युफैक्चर होगी वो दुनिया इंपोर्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो वो सैंक्शन, तो एआई के वो जो सेमीकंडक्टर, स्पेशलाइज्ड सेमीकंडक्टर हाई परफॉर्मेंस चिप्स होती हैं, तो उसके ऊपर सैंक्शंस, हवावे और ZTE के टेलीकम्युनिकेशन पे वो सैंक्शंस, चाइनीज सॉफ्टवेयर पे सैंक्शंस, चाइनीज मोबाइलों पे स्क्रूटनी बढ़ा दी गई, चाइनीज लैपटॉप से स्क्रूटनी बढ़ा दी गई। सबसे ज्यादा इंडिया में की गई, लेकिन ये कि अब दुनिया भी कर रही है आहिस्ता आहिस्ता, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक इंडिया ही है। दुनिया इंडिया से कम कर रही है, पर दुनिया भी कर रही है। जब दुनिया करती है तो फिर दर्द होता है। चाहे इंडिया अकेला करेगा तब भी दर्द होगा भाई, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है। आप देखें ना, लैपटॉप्स का जब इंपोर्ट बंद हुआ तो आप समझे $20 बिलियन के इंपोर्ट कम हो गए, $20 बिलियन पर एनम। 20 बिलियन बहुत होते हैं, चाइना को दर्द होता है इस चीज से।
अच्छा सर, इस ब्रिक्स समिट का इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए ब्रिक्स समिट इंडिया का मेजर स्ट्रॉन्ग होल्ड है। एससीओ जो है वो चाइनीज डोमिनेंट है, पर ब्रिक्स इज लाइक, ब्रिक्स में कोई भी डोमिनेंट नहीं है, लेकिन उसमें मैं मेरी नजर में इंडिया इज ऑल्सो, इंडिया की फिर भी पावर ज्यादा है ब्रिक्स में कंपेयर टू एनी अदर कंट्री। वैसे तो पर्टिकुलरली डोमिनेंट हम नहीं यूज कर सकते, मैं पावर थोड़ी सी ज्यादा कह रहा हूँ, इंडिया की थोड़ी सी ज्यादा है, बिकॉज ऑफ इट्स गुडविल, ट्रैक रिकॉर्ड एंड फॉरेन रिलेशंस, डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद ऑल द कंट्रीज। इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ। बाकी देखें ब्रिक्स का तो होगा ना इंडिया के ऊपर। इट इज अ ग्रुप अगेंस्ट G7, ठीक है, तो ग्लोबल नॉर्थ को रिप्रेजेंट करने के लिए एक फॉर काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन G7 करता है। ग्लोबल साउथ है तो ग्लोबल साउथ को ब्रिक्स करता है, एंड देन ब्रिक्स विल वर्क फॉर ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ का लीडर मोदी जी हैं, ठीक है, तो चाहे चांद का साउथ पोल हो, ठीक है, चाहे दुनिया का ग्लोबल साउथ हो, या हमारी दुनिया का भी साउथ पोल आप पकड़ लें, अंटार्कटिका, इंडिया हर जगह है। सर लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं? मैं उनको यही देना चाहूंगा कि एंजॉय करो, ऐश करो, सेलिब्रेट करो। ये हिस्ट्री लिखी गई है, ये कोई छोटी बात, कोई ऐसा कोई नॉर्मल मिशन थोड़ी ना है, ये बहुत बड़ी चीज है। और अभी तो आपको अंदाजा भी नहीं है कितने एवेन्यूज आगे आएंगे। 2-3 फायदे तो मैंने गिनवा दिए जो आ भी गए। रशिया ने स्पेस स्टेशन ऑफर कर दिया, स्पेस फोर्स है, अभी तो और ऐसे फायदे आने वाले हैं। अभी ऐसे और दरवाजे, कुछ बंद दरवाजे खुलेंगे, कुछ दरवाजे इंडिया के लिए खास तौर पे बनाए जाएंगे, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए एक्सक्लूसिव होंगे, सिर्फ और सिर्फ कल एक इस मिशन से सक्सेसफुल होने के चक्कर में। तो इंडिया हैज रीच्ड न्यू हाइट्स, तो वो आपको अंदाजा भी नहीं है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। व्यूवर्स, आप सबको वंस अगेन बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल मिशन पर, और मैं ट्रिब्यूट पेश करती हूँ और पूरे पाकिस्तान की जानिब से कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी हिंदुस्तान को। बहुत शुक्रिया सर आपका भी, हमारे व्यूवर्स का जो ये फैमिली हमें देख रही है। व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चाहते हैं कि हम डिजिटली प्रमोट हो सके तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुपर चैट कीजिए। हमें दें इजाज़त, थैंक यू सो मच। थैंक यू।